नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र चंद्राकर, कंसल्टेंट इमरजेंसी मेडिसिन NHMMI सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे प्रोग्राम में। जैसा कि आपको पता होगा कि हर साल नवंबर का मंथ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में। तो इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर यशवंत कश्यप सर, हमारे NHMMI में सीनियर कंसल्टेंट है मेडिकल ऑन्कोलॉजी में, और हमारे साथ में हैं डॉक्टर आशुतोष दास सर। सर हमारे यहाँ NHMMI में सीनियर कंसल्टेंट है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आज चर्चा करेंगे लंग कैंसर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आशुतोष दास सर से कि सर ये लंग कैंसर एक्चुअली होता क्या है? तो जैसे कैंसर होता है हमारे बॉडी में जो भी सेल्स होते हैं वो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिवाइड होते हैं और उनका एक रोल होता है कि जैसे ये उंगली है इतनी ही लंबी होगी, ये लंबी होती नहीं जाएगी। तो सबका एक DNA होता है, सब में प्रोग्रामिंग होती है कि कुछ रेप्लिकेशन के बाद अपना काम करके उतने ही ग्रो करेंगे। कैंसर में ये होता है जब DNA करप्ट हो जाता है सेल के अंदर, तो वो जो चेक मैकेनिज्म होते हैं कि एक सेल को अपने काम के जितना ही डेवलप होना है, डिवाइड होना है और उतना ही मास बनाना है, वो DNA करप्ट होने की वजह से वो चेक ऑन बैलेंसेस डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद वो सेल फ्री होता है कि वो चाहे हजारों बार डिवाइड करे और इतनी जरूरत से ज्यादा मास बना दे, मसल्स बनाए, टिश्यू बनाए, जो भी बनाए, ये हो जाता है ट्यूमर या फिर कैंसर। तो वैसे ही लंग का कैंसर भी वही है कि जैसे जैसे उनमें कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि स्मोकिंग की वजह से, उसके रिस्क फैक्टर की वजह से वहाँ की सेल्स को DNA डैमेज होता है। वो डैमेज DNA वाले जो सेल होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं बहुत बार, ज़रूरत से ज़्यादा, और एक लंप बनाते हैं, ट्यूमर बनाते हैं। धीरे धीरे ये ट्यूमर बॉडी के कंट्रोल से बाहर हो जाता है, वो अपना साइज बड़ा करता है, आसपास जो चीज़ें हैं उनको पकड़ता है, उनको डैमेज करता है, स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं लोकली भी और पूरे बॉडी में भी। तो ओवरऑल लंग कैंसर उसी को बोलेंगे कि एक रोग टाइप का सेल है जो बहुत शरीर की बातों को नहीं मान रहा है और अपनी मन मर्जी से बढ़ते जा रहा है और जो धीरे धीरे फिर आपकी बॉडी को प्रॉब्लम देता है। तो जैसा कि सर ने बताया, जब हमारे लंग की कोशिकाएं अनियंत्रित होके हद से ज्यादा मात्रा में कोशिकाएं बनाने लगती है तो यहाँ पे एक लंग कैंसर का निर्माण हो जाता है। तो ये लंग कैंसर है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं सर? लंग कैंसर मुख्यतः से दो प्रकार का होता है, एक स्मॉल सेल लंग कैंसर और दूसरा नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। नॉन स्मॉल कैंसर के भी फर्दर बहुत 4 और टाइप है, जैसे एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, मिक्स कार्सिनोमा एंड और भी टाइप है। रेयर केसेस में सार्कोमास और बाकी रेयर ट्यूमर भी मिलते हैं, उस तरह के टाइप भी रहते हैं इसमें जी। तो कोशिकाओं के प्रकार के अकॉर्डिंग ही हमारे जो कैंसर हैं उनके प्रकार होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब मैं जानना चाहूंगा सर से कि सर ऐसे क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसके चलते किसी भी मरीज को लंग कैंसर होने का रिस्क होता है? सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर सभी को पता है कि स्मोकिंग होता है, वो चाहे आप सिगरेट से कीजिए, बीड़ी से कीजिए, हुक्का, तंबाकू, जो भी है। और स्मोकिंग का दूसरा फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल एंड व्हीकुलर पॉल्यूशन जैसा, वो भी स्मोक में ही आता है। तो मेजर आप देखेंगे तो अपना होता है स्मोकिंग एंड पॉल्यूशन, ट्रैफिक की वजह से जो धुआं आता है, उसके बाद इंडस्ट्रीज से जो धुआं आता है। कुछ लोग होते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशन में होते हैं, उस प्रोफेशन में उनको एक्सपोजर होता है स्पेसिफिक टाइप के धुएं का, और चाहे मेटेलिक धुआं हो या फिर पॉइजनस धुआं हो, उन सब से होता है। कुछ लोग माइंस में काम करते हैं, उनको स्पेसिफिक डस्ट से एक्सपोजर होता है, एस्बेस्टोस से, सिलिका से, उससे कैंसर होता है लंग का। इसके अलावा स्मॉल सेल, जैसा सर ने बताया स्मॉल सेल होता है। स्मॉल सेल ऐसा भी हो सकता है कि आपने कभी स्मोक नहीं किया, कुछ नहीं किया और आपको कैंसर हो जाए, वो सब DNA के डैमेजेस होते हैं, उसकी वजह से। HIV रिलेटेड कैंसर होता है कि HIV अगर आपका अनकंट्रोल्ड है तो फिर बॉडी उसमें रिएक्ट करती है कि आपको म्यूटेशंस हो और फिर आपको कैंसर हो जाए। तो दूसरे क्रोनिक इन्फेक्शन, COPD वगैरह, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है, उनकी वजह से आपको
लेटर कुछ टाइप के कैंसर हो सकते हैं। रेडॉन गैस होता है जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में मिलता है या फिर ज़मीन से निकलता है, नेचुरल एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडॉन गैस होता है, उसके इनहेलेशन से कई बार कुछ लोगों को एक्सपोज होता है। बट जो जियोग्राफिक क्लस्टर टाइप का होता है कि कुछ एरिया में निकलता है वैसा, तो मोटा मोटा ऐसे रिस्क फैक्टर हैं। मेनली स्मोक जो भी लंग तक पहुंचता है वो आपको डैमेज कर सकता है। जी। तो जो मुख्यतः कारण है वो सब हवा के प्रदूषण से ही होता है। साथ में अगर हम लंग की किसी बीमारी को लंबे समय तक वहां रहने दें और उसका प्रॉपर इलाज ना करें तो वो भी आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। कुछ चीजें होती हैं जो जेनेटिक होती हैं। तो सर ऐसे कौन से लोग होते हैं जो लंग कैंसर के रिस्क कैटेगरी में आते हैं? जैसा कि डॉक्टर आशुतोष ने ऑलरेडी बताया है कि जो पेशेंट हेवी पैक ईयर्स है, पैक ईयर्स मतलब जो पेशेंट्स जो लोग 20-30 सालों से स्मोकिंग कर रहे हैं और पर डे वो एक पैकेट में जैसे 20 सिगरेट होती है, तो जिनका पैक ईयर 20 से ज्यादा है, वो उन पेशेंट्स को उन लोगों को अराउंड 30-40% रिस्क है कि कुछ समय में उनको लंग कैंसर हो सकता है। तो पैक ईयर का बहुत इंपॉर्टेंस है लंग कैंसर में। तंबाकू गुटखा रेगुलर लेने वाले लोग और इवन अल्कोहल लेने वाले लोग, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अल्कोहल के साथ कई चीजें कंबाइन करते हैं और जनरली वो लोग स्मोकर भी रहते हैं, तो वो भी एक एडेड फैक्टर रहता है। जैसा कि डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि फैक्ट्री वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर, इवन एस्बेस्टस जो कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होता है, तो जो उनके कर्मी हैं वो लोगों को एक्स्ट्रा रिस्क रहता है लंग कैंसर होने का। तो ये सब कॉजेज, रेगुलर ऐसे लोग हाई रिस्क रहते हैं लंग कैंसर के लिए। जेनेटिक का रोल 5% से भी कम है लंग कैंसर में। सो मेन फैक्टर स्मोक है विथ इन्वायरमेंट एंड ऑल अदर स्मोक। दूसरा मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, जैसे आप कौन लोग रिस्क में रहते हैं, तो पहले एक ऐसा होता था कि ये ओल्ड एज की बीमारी थी जी। 50-60 साल की उम्र के बाद ही लंग कैंसर की। बट अभी इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होने लग गया है, स्मोकिंग इतना प्रिवेलेंट हो गया है, तो यंग पेशेंट का आना अनकॉमन नहीं है। अभी क्लिनिक में अभी आप 35 में 30 में भी आपको कोई मिल जाएगा कि हाँ उनको लंग कैंसर हो गया। और कुछ टाइप के कैंसर होता है अर्ली एज में ही होता है। तो बेसिकली मोटा मोटा हर एज ग्रुप में दिखाई देता है। जी। तो जैसा कि लंग्स में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है और खासकर कोरोना काल में इतनी सारी नई नई बीमारियां आ गई हैं, तो सर ये पता कैसे चलता है कि किसी पेशेंट को कैंसर का चांसेस हो सकता है? क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं इसके लिए? सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि आप किस स्टेज में प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। यानी हर स्टेज का अलग अलग सिम्टम होता है। और आप अगर लंग का आर्किटेक्चर को, ऑर्गन का आर्किटेक्चर को समझते हैं तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा कि अगर प्राइमरी स्टेज में कि छोटा सा नोड्यूल है अपने लंग में और पेरिफेरी में है अगर, तो शायद ये सिम्टोमेटिक हो, आपको कोई सिम्टम आएगा भी नहीं, छोटा सा है वो बैठा हुआ है। और जब बड़ा होगा तब प्रॉब्लम करेगा। अगर कोर तरफ है, सेंट्रल तरफ है, जिधर अपने एयरवेज है वहाँ अगर है, तो छोटा सा भी आपको इरिटेशन करके खांसी करा सकता है। लॉन्ग टर्म खांसी हो रही है काफ़ी दिनों से, तो कोई ट्रीटमेंट को मान नहीं रही है। या फिर वो अपने एयरवे को अगर ब्रीच करता है, वहाँ डैमेज करता है, कैपिलरी डैमेज होता है, ब्लड वेसल डैमेज होता है, तो खांसी के साथ आपको खून आ सकते हैं। ये सब फर्स्ट स्टेज में हो सकते हैं। ये सिम्टोमेटिक से लेके खांसी और ये प्लूरा वगैरह बेस में अगर हो तो वो फिर आपको इरिटेट करके वहाँ पे फिर से खांसी की नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे वो बीमारी बढ़ते हैं, जैसे नोड्स आ गए, स्टेज 2 स्टेज 3 तरफ आ गए, नोड कंप्रेशन कर सकते हैं। नोड यूजुअली कोर में होते हैं, अपने बॉडी के छाती के कोर में, तो वो फिर से एयरवे को अगर दबा रहे हैं तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, ज़्यादा लंबा चलने में तकलीफ होगी, खांसी बार बार होगी। अगर वो कोई नर्व से दबा रहे हैं तो आपको आवाज़ में चेंजेस हो सकते हैं। अगर वो आपको खाने की नली को अगर दबा रहा है, जो कि बाकी चीज निकलती है, तो आपको खाने में निकलने में तकलीफ हो सकती है। उसके अलावा जैसे ट्यूमर का साइज बड़ा होता है, लोड बड़ा होता है, तो फिर आपको वेट लॉस होगा, आपको ट्यूमर के फैक्टर रिलीज होंगे, उसकी वजह से आपको जनरल वीकनेस होगा, आपको अनईजीनेस होगा, हमेशा अनीमिया हो सकता है। ये सब जैसे आप स्टेज 4 की तरफ बढ़ते हैं तो वो स्टेज 4 होता है जो फेफड़ों से निकल के बाकी बॉडी में बीमारी जा रही है। उसके सिम्टम वो होते हैं, बीमारी जहाँ पहुँच चुकी है उसके सिम्टम्स आएंगे।
जैसे अगर हड्डियों में पहुंच गई है तो हड्डियों में दर्द हो सकता है, जो कि पेन किलर से रिलीफ नहीं हो रहा है और धीरे धीरे बदतर हो रहा है। या फिर ब्रेन में अगर जाता है तो ब्रेन के सिम्टम की आपको हेडेक हो रहा है, गिडीनेस हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं अचानक से, पहले कभी नहीं आए, जो कि बिल्कुल आपको यानी परेशान किए जा रहे हैं, ऐसा हेडेक कभी नहीं हुआ है। अचानक से उल्टी आ रही है फोर्सफुल, ये आपके ब्रेन के सिम्टम्स हो गए। लीवर में जाता है, लीवर में अगर छोटे मोटे हैं तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर बड़ा मास है लीवर में स्प्रेड का, तो लीवर के सारे सिम्टम कर सकता है। जॉन्डिस हो गया आपको, और लॉस ऑफ वेट हो गया, या फिर एपेटाइट कम होना, ये सब कर सकता है। डिपेंड करता है वो कहाँ पहुँचा है। तो इस वजह स्टेज के हिसाब से अलग अलग सिम्टम होते हैं, वेरिड सिम्टम होते हैं, क्योंकि जीरो से लेके आपको एक्सट्रीम तक लेके जाते हैं। मतलब खांसी, खून आना, सांस फूलना, ये वन ऑफ मेन सिम्टम्स। जी, अर्ली स्टेजेस में उसको माना जाएगा। तो सर ने अभी जैसे बात कही स्टेजिंग की, तो सर ये स्टेजिंग होता क्या है और हम कैसे डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट अभी कौन से स्टेज में है? स्टेजिंग के लिए, लंग कैंसर स्टेजिंग के लिए हम जनरली अगर जैसे कि हम लोग कैंसर डॉक्टर हैं, तो हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट एक्सरे और बाकी चीज़ करा के आते हैं। तो ऐसे केसेस में हम बायोप्सी वगैरह करके डायग्नोस करते हैं। उसके बाद स्टेजिंग के लिए अगर अर्ली स्टेज है देन पेट सीटी प्लस एमआरआई ब्रेन करते हैं। अगर एडवांस स्टेज है देन सीटी स्कैन, और अगर सिम्टम्स है देन एमआरआई ब्रेन करते हैं। ये मेन वो रहता है। जी, तो मुख्यतः ये इमेजिंग के बेस्ड पे होता है आफ्टर बायोप्सी। जी, तो सर इसके लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं पेशेंट को? मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट होता है जी, जिसमें कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, तीनों के अलग अलग स्टेज के हिसाब से उसके रोल्स होते हैं। पहले हम सिम्टम के हिसाब से स्टेज करते हैं, इमेजिंग करते हैं, सब करते पता लगाते हैं कि बीमारी कितनी बड़ी है। उसके बाद उसको टैकल करने का एक प्लान बनता है कि इतनी बड़ी बीमारी है, इसको मिनिमम कितने ट्रीटमेंट में मैनेज किया जा सकता है। मिनिमम ट्रीटमेंट में चाहे सिर्फ सर्जरी से हो जाए, सर्जरी रेडिएशन से हो जाए, रेडिएशन कीमो से हो जाए, जो भी, लेकिन कोशिश यही होती है कि कितने कम में, क्योंकि हर ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट होता है, तो हम वही चाहेंगे कि बीमारी पूरी मिट भी जाए, लेकिन मिनिमल के साथ, ज़्यादा के साथ में। तो उसका एक प्लान बनता है। अब स्टेज, अर्ली स्टेज में ये हो जाता है कि ऑपरेट हो जाएगा, है ना, छोटा सा है, आराम से किसी को आसपास की कोई चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा है, आप उसको आराम से निकाल सकते हैं, पार्ट ऑफ लंग को निकाल सकते हैं, दैट विल बी फर्स्ट। उसके बाद उसकी HPR की रिपोर्ट आती है। अभी हमको इमेजिंग में पता चलता है कि फर्स्ट स्टेज है, बट एक बार सर्जरी करके निकालते हैं, हिस्टोपैथ की रिपोर्ट आती है, तब पता चलता है कि वो उतना ही है और उससे थोड़ा बढ़ा हुआ है। अगर बढ़ा हुआ होता है तो फिर एडजुवेंट देना पड़ता है, क्योंकि जैसे स्टेज बढ़ता जाता है, आप सर्जरी करके निकाल दी, वो स्टेज 2 आता है, तो उसमें रिस्क आ जाते हैं बीमारी वापस आने के। तो उसके लिए, वो रिस्क को कम करने के लिए, दोबारा बीमारी ना आए, आप कीमो देंगे, रेडिएशन देंगे, ये उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। उसके अलावा अर्ली स्टेजेस में हम कभी कभी रेडिएशन भी करते हैं कि बिल्कुल अर्ली स्टेज में है, छोटा सा है, तो उसको बिल्कुल फोकस करके उसी जगह पे बहुत हाई डोज का रेडिएशन देके उसको मेल्ट करने की कोशिश करते हैं। ये अर्ली स्टेजेस में ही पॉसिबल होता है। जैसे एडवांस होता जाता है कि आप सर्जरी नहीं कर सकते हैं, ऐसे या तो साइज ऐसा है, या फिर आसपास में किसी को पकड़ा हुआ है, या फिर कोर में है जहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं और आप क्लियरली नहीं निकाल सकते हैं। उन केसेस में कीमो का रोल आता है कि आप उनको कीमो, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी दे के उसको छोटा करें, और फिर वापस से एसेस करें सर्जरी के लिए, क्या सर्जरी वापस हो सकती है। अगर नहीं हो पाती है तो फिर हम कीमो रेडिएशन देते हैं उसको, ताकि उसको मेल्ट करके कंट्रोल किया जा सके। जैसे एक बार स्टेज 4 में पहुंचती है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि उसको कंटेन करके पूरा क्योर किया जा सके। उन स्टेजेस में हम पेशेंट को मोर ऑफ जो भी लाइफ तो लंबी नहीं की जा सकती, बट जो भी लाइफ उनकी बचती है उसको कैसे कंफर्टेबल किया जाए और कम प्रॉब्लमेटिक किया जाए। जैसे कि अगर ब्रेन में चला गया है तो उसका सर दर्द होगा, उसको उल्टी होगी, उसकी पूरी दिनचर्या खराब होगी, तो विल ट्राई टू कंट्रोल दैट हेडेक का सिम्टम। ब्रेन में जो बीमारी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे थ्रू कीमोथेरेपी, अदर ड्रग्स, रेडिएशन थेरेपी। ऐसा हड्डी में गया है, हड्डी में अगर दुख रहा है बिल्कुल, यानी पेन किलर से भी रिलीफ नहीं हो रहा है या फिर टूटने के चांसेस हैं, हम उसको रेडिएशन देते हैं।
कुछ कीमोथेरेपी होती है वो देते हैं जो हड्डी को प्रोटेक्ट करती है, रेडिएशन वहाँ का ट्यूमर को मारता है और दर्द को कम करता है, टूटने से रोकता है। ये होगा अपना ट्रीटमेंट का प्लान, बट टेलर मेड होता है हर पेशेंट के लिए, हर स्टेज के लिए ना, बट अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है। तो जैसा कि सर ने बताया कि हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। और कभी कभी जब हम कुछ नहीं कर पाते तो हम सिर्फ पेशेंट को सिम्टोमेटिक थेरेपी देते हैं, और ये सब डिपेंड करता है साइज और कहाँ कहाँ पे उसका स्प्रेड हुआ है उसके ऊपर। तो सर ऐसा कुछ तरीका है जिससे हम कैंसर होने से पहले या कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोस करके उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं? हमारे देश में ऐसा है कि किसी को अगर लंबी खांसी होती है तो वो सर्दी का है, ये खा लिया था, ऐसा करके इग्नोर करते रहते हैं, और उनको लगता है कि हर खांसी और या खून आना मतलब टीबी हो गया है। तो बाहर में भी देखा गया है कि जो प्रैक्टिशनर्स है वो पेशेंट को एटीटी स्टार्ट कर देते हैं, बट और जब पेशेंट को कोई रिलीफ नहीं मिलता है 4-5 महीने बाद तो वो हमारे पास भेजते हैं। तो जनरली ये अवेयरनेस बढ़ना चाहिए, और तब जाके पेशेंट जल्दी आएंगे ताकि हम उनको डायग्नोस करके एक्सरे, और जो क्रोनिक स्मोकर्स है या जिनके हाई पैक ईयर है सिगरेट के, ऐसे पेशेंट्स को हम चेस्ट एक्सरे एंड लो डोज सीटी का अभी जो रिसेंट डेटा है वो बहुत प्रॉमिसिंग है। तो जो हाई रिस्क पेशेंट, फैक्ट्री वर्कर्स और हाई पैक ईयर वालों को उनको ये टेस्ट करने चाहिए, लो डोज सीटी। जी। तो सर जैसा कि आप रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, तो हमारे NHMMI में हम क्या क्या ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं सर रेडिएशन डिपार्टमेंट में? लंग कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में जैसा आपको बताया मैंने, एक होता है लीनियर एक्सेलरेटर बेस्ड रेडिएशन थेरेपी, IMRT, IGRT जो होती है, मॉडर्न थेरेपी होती है रेडिएशन की। उसमें मॉडर्न थेरेपी होती है जो स्टेज 2, 3 इनके लिए हम एम्प्लॉय करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, वो अवेलेबल है। और हाईटेक मशीन होती है टू वेरिएंट की ट्रू बीम करके, एंड उसी से मोस्ट ऑफ द वर्क होते हैं दैट वी डिलीवर हियर। उसके अलावा SBRT होता है जो मैंने आपको अर्ली स्टेजेस में बताया, जहाँ की सर्जरी का एक पैरेलल ऑप्शन होता है, वो हम यहाँ पे करते हैं, है ना। तो ये दोनों रेडिएशन का लंग कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में। सर रेडिएशन के अलावा जो हम मेडिकल ऑन्कोलॉजी में पेशेंट को रेफर करते हैं, तो वहाँ हम उनको क्या क्या मेडिसिन ऑफर कर सकते हैं? हम पेशेंट्स को एज ओल्ड कीमोथेरेपी प्लस टारगेटेड थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी, इवन इन 4th स्टेज इम्यूनोथेरेपी के साथ अब सर्वाइवल बहुत लंबा बढ़ गया है। बहुत पेशेंट 4th स्टेज में भी लंबे समय तक अच्छे हैं। कई पेशेंट्स टारगेटेड थेरेपी से भी 4-5 ईयर क्रॉस कर चुके हैं, तो ये बहुत प्रॉमिसिंग है। तो जो पहले ये धारणा थी कि लंग स्टेज 4th कैंसर मतलब डेथ सेंटेंस, तो विथ टारगेटेड ड्रग और इम्यूनोथेरेपी से ये धारणा धीरे धीरे चेंज हो रही है, और हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवर बन चुके हैं टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी से। तो जैसा कि आपने सुना कि लंग कैंसर को रोका भी जा सकता है और उसका इलाज भी किया जा सकता है, और इवन लास्ट स्टेज में आने के बाद भी सर्वाइवल के चांसेस 5 से 6 साल और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। जरूरी होता है कि सही समय पे इसको पकड़ पाना और इसका सही इलाज करना। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी रिस्क फैक्टर्स बताए गए हैं, अगर किसी को वो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, अगर प्राथमिक उपचार से ठीक नहीं होता है, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके ऑन्कोलॉजिस्ट से संपर्क करें। अगर सारी चीज़ें नॉर्मल आती हैं तो ये अच्छी बात है, बट अगर उस स्टेज में हम पकड़ पाते हैं तो ये इसको आगे बढ़ने से भी रोका जा सकता है और इसका परमानेंट इलाज भी किया जा सकता है। धन्यवाद। तो मैं आखिरी में धन्यवाद करना चाहूँगा सर का। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो हर साल हम इसी तरह नवंबर के मंथ में लंग कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए मिलते रहेंगे। धन्यवाद।